तो ये BIL है क्या? वो मैं बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग शुरू करते हैं यार। सबसे पहली चीज है, आज हमारा टॉपिक है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। वैल्यू या RMS वैल्यू। ये बेटा एक स्पेशल काइंड ऑफ एवरेज है। ये क्या है? स्पेशल काइंड ऑफ एवरेज। जी, स्पेशल काइंड ऑफ एवरेज। ठीक है, स्पेशल काइंड ऑफ एवरेज किस तरह से है वो बताता हूं। एक दफा ना पूछे क्या हुआ ना, मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा सर मैं आपसे ज्यादा ताकतवर हूं। तो मैंने कहा यकीनन हो गए, लेकिन आओ ऐसा कर लेते कि मुकाबला कर लेते। अब हम दोनों कुश्ती लड़ते हुए तो अच्छे नहीं लगते थे। हाँ भाई, हम दोनों जो है वो कुश्ती लड़ते हुए तो अच्छे नहीं लगते थे। बुरा लगता था कि हम ऐसे उस्ताद टीचर आपस में लड़ाई कर रहे हैं, और फिर अगर मैं उससे मार खा रहा होता, जो कि ऐसा ही होना था, तो फिर मेरे लिए और बड़ी बेइज्जती होनी थी। तो हम दोनों ने इस तरह किया कि ये एक सैंड बैग ले लिया। ये एक सैंड बैग है, इसके साथ बेटा एक न्यूटन मीटर कनेक्ट कर लिया, और मैंने ना सैंड बैग को मुक्के मारे। मैंने पहला मुक्का मारा 7 न्यूटन का, फिर मैंने मारा तो 8 न्यूटन का लगा, फिर मारा तो 9 न्यूटन का, फिर मारा तो 10 न्यूटन का। तो मेरा एवरेज फोर्स क्या बना जी? मेरा एवरेज फोर्स बना 7 + 8 + 9 + 10 / 4, 8.5 न्यूटन पर बॉक्स। क्या जी? 8.95 न्यूटन पर बॉक्स। ठीक है कि नहीं? अच्छा जी, अब उस लड़के की बारी थी। अब आपको पता है टीनेजर बेफिक्रे बच्चे होते हैं, कोई टेंशन टेंशन उनको होती कोई नहीं। उसने इधर मुक्का मारा, पहला मुक्का ही 20 न्यूटन का। ओए हो। दूसरा मुक्का उसने इधर से आके मारा 21 न्यूटन का। तीसरा इधर से आके मारा 22 न्यूटन का। चौथा इधर से आके मारा 23 न्यूटन का। वाह जनाब। तो जो जिसको हमने जज बनाया था ना, वो भी मेरा स्टूडेंट। बेटा जिसको हमने जज बनाया था ना, वो भी मेरा स्टूडेंट। फिर हमने क्या किया? हमने ये किया कि इस तरह कर लिया कि 20 - 21 + 22 - 23 / 4 किया। तो उसका जी वो जज वाले ने कहा कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, उसने इन दोनों को नेगेटिव कर दिया, और इस तरह उसने इसको कहा कि तुम -0.5 न्यूटन पर बॉक्स है, तो तुम हार गए हो सर इरफान से। उसने कहा अच्छा मैं हार गया हूं। उसने एक मुक्का उसे लगा दी। अब मेरे लिए बड़ा मसला बन गया। मैंने कहा इस तरह उसको मारो तो नहीं ना। हम ऐसा करते हैं। पहला स्टूडेंट जिसने जजमेंट की थी, उसने कहा सर आप देखें फोर्स होता तो वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने कहा बिल्कुल वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो हमने फिर इस तरह किया कि फैसला किया कि जनाब फोर्स को हम वो कर लेते हैं, एक पहले स्क्वायर कर लेते हैं। पहले स्क्वायर करने से क्या होगा? नेगेटिव साइन रिमूव हो जाएगा। ये ठीक है, पहले हमने स्क्वायर कर लिया, से नेगेटिव साइन रिमूव हो गया। फिर 4 से डिवाइड किया, इसे कहते हैं मीन स्क्वायर। अब तक जो चीज बनी है इसे कहते हैं मीन स्क्वायर। फिर जब अंडर रूट लिया, इसे कहते हैं रूट मीन स्क्वायर। इसको आप इस तरह के निशान से भी जाहिर कर सकते हैं। ये दो एफ के साथ ये दो मगरमच्छों के मुंह लगा दें। इसे कहते हैं RMS एवरेज। इसे क्या बोलते हैं बेटा? RMS एवरेज बोलते हैं। ठीक है ना, RMS एवरेज। ठीक है, अब ये हो गई जी RMS एवरेज। इसी तरीके से ये स्पेशल काइंड ऑफ एवरेज है, जो एट टाइम्स स्टेटिस्टिकली बड़ी यूजफुल होती है। अब ये चीज देखें, मैं मिसाल देता हूं आपको कि जनाब आप ये चीज देखें कि ये एक मॉलिक्यूल है, गैस मॉलिक्यूल। इसकी वेलोसिटी है 200 मीटर पर सेकंड। एक और गैस मॉलिक्यूल है जिसकी इस तरफ को वेलोसिटी है 300 मीटर पर सेकंड। एक और गैस मॉलिक्यूल है, उसकी वेलोसिटी है इस तरफ को 400 मीटर पर सेकंड। एक और गैस मॉलिक्यूल है, उसकी इस तरफ को वेलोसिटी है 200 मीटर पर सेकंड। इस तरह करके, तो अगर आप इनकी सिंपल एवरेज लें तो सिंपल एवरेज तो इनकी वेलोसिटीज की ये बनती है। ये मतलब इस तरफ है तो नेगेटिव ले लिया यूं,
तो जी सिंपल एवरेज वेलोसिटी क्या बनेगी, उसको सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वो बन जाएगी, अल्लाह आपका भला करे, 25 मीटर पर सेकेंड। ये तो कोई प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ना हुई, ये तो कोई प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ना हुई। तो फिर क्या करते हैं, वो इस तरह से कर लेते हैं, इस तरह कर लेते हैं कि हम, अल्लाह आपका भला करे, हम इसको यूं कर लेते हैं कि उनको स्क्वायर कर लेते हैं। अब इस तरफ को 200 मीटर पर सेकेंड है, हाँ, और इस तरफ को क्या है, 300 मीटर पर सेकेंड है, और इस तरफ को 400 मीटर पर सेकेंड, इस तरफ को 200 मीटर पर सेकेंड है। इनको स्क्वायर कर लें, और फिर इसकी ले लें एवरेज, तो ये वेलोसिटी क्या कहलाएगी, आरएमएस वेलोसिटी कहलाएगी। अच्छा, इसी तरीके से आप ये चीज देखें, आगे चलते जाएं, एक चीज देखें, नोट करें, वो ये है बेटा, वो ये है कि ये करंट है, ये फर्ज करें करंट, ये कौन सा करंट है, साइनोसॉइडली वेरिंग अल्टरनेटिंग करंट। ये क्या है, साइनोसाइडली वेरिंग अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अब इस साइनोसाइडली वेरिंग अल्टरनेटिंग करंट को क्या कहते हैं, ये इसकी ये मुख्तलिफ वैल्यूज हैं करंट की। अब इस ये एवरेज करंट कितना है, बंदा नोट करे, बंदा नोट करे कि वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर गए हैं, हाफ टाइम पीरियड के बाद उतने ही वापस आ जाते हैं इस तरफ, और फिर हाफ टाइम पीरियड के बाद इधर इतने चले जाते हैं, फिर हाफ टाइम पीरियड के बाद वापस आ जाते हैं। एवरेज करंट क्या होगा, एवरेज करंट जीरो है, एवरेज करंट जीरो है, ठीक है, मान लिया हमने कि एवरेज करंट जीरो है। मगर यार इस करंट का वर्क डन तो जीरो नहीं है। जैसे आप फर्ज करें किसी को आप ऐसे थप्पड़ मारते हैं, यूं थप्पड़ मार कर फिर उल्टे हाथ का दोबारा थप्पड़ मार देते हैं, तो पहले थप्पड़ से जो उसको बेइज्जती हुई है, वो उल्टे हाथ के थप्पड़ मारने से वो बेइज्जती रेस्टोर तो नहीं ना हो जाती, वो इधर से भी बेइज्जती हुई तो इधर से दोबारा बेइज्जती और बेइज्जती होगी। इसी तरीके से ये वायर है, ये इसमें एटम्स है, ठीक है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यूं टकराते हुए यूं गया है, वो यूं टकरा कर यूं गया, फिर वापस आके फिर टकराते हुए यूं वापस आए हैं। तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जाते हुए भी उन्होंने वर्क डन किया है, और इधर से वापस आते हुए भी उन्होंने वर्क डन किया है। इसका मतलब यह है कि इस करंट का हीटिंग इफेक्ट तो जीरो नहीं ना हुआ, इस करंट की एवरेज वैल्यू जीरो है, मगर इसका हीटिंग इफेक्ट तो जीरो नहीं है ना। इसका मतलब यह है कि ये जो एवरेज हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। तो फिर हम कौन सी एवरेज करंट की लेंगे, आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू क्या लेंगे, आरएमएस करंट ये होगा कि इस करंट में से ये यूं, ये करंट चुन लें, 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 ये करंट, ये करंट, ये करंट, ये करंट, ये करंट, और ये वाला भी करंट, और ये वाला भी करंट, और ये वाला भी करंट। और इसको क्या करें, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर प्लस I4 स्क्वायर अप टिल IN स्क्वायर करके n से डिवाइड कर दें और अंडर रूट ले लें। इस तरह से जो आपके पास करंट आएगा वो कहलाएगा IRMS। क्या कहलाएगा, IRMS, ठीक है। उस करंट को क्या कहते हैं, IRMS करंट कहते हैं, ठीक है। I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर अप टिल IN स्क्वायर n ले लें तो ये IRMS करंट कहलाता है, ठीक है कि नहीं। अब यूं अगर आपके पास करंट आ जाता है, इसको IRMS करंट कहते हैं, और ये आप यूज कर सकते हैं किसके लिए, अपनी कैलकुलेशंस के लिए। ये एक बड़ी परफेक्ट एवरेज होगी। तो अब ये बड़ी लंबी कैलकुलेशंस के बाद जब सिंप्लीफाई करें ना, तो ये आता है जनाब
पीक करंट ओवर √2 के बराबर होता है ये IRMS। ठीक है कि नहीं? इसका जो ओरिजिनल, इसका जो एक रफ सा प्रूफ अगर आप कहें मैं दे दूं, तो रफ सा प्रूफ इसका ये है, एक फेक सा प्रूफ है। वो ये है कि बंदा कहे कि ये करंट की वैल्यू क्या है, 0, 0 का स्क्वायर कर लें, फिर ये वाला करंट क्या है, पीक, पीक करंट का स्क्वायर कर लें, ओवर 2 कर दें और इनका अंडर रूट ले लें, तो ये आता है आई पीक ओवर √2 या 0.707 टाइम्स द पीक वोल्टेज। तो ये इसकी RMS वैल्यू है। इसको इस तरह से समझें, फर्ज करें कि ये मेरे पास एक बकेट है और ये एक और बकेट है, या समझे कंटेनर है, इसमें पानी है, 30 किलो पानी है, इसमें भी बेटा 30 किलो पानी है। ठीक है कि नहीं? दोनों में क्या है, 30 किलो पानी है। इसमें मैं हीटर, इलेक्ट्रिकल हीटर लगाता हूं, इसमें भी मैं इलेक्ट्रिकल हीटर लगाता हूं। इसको मैं AC बिजली देता हूं और इसको मैं DC बिजली देता हूं। ठीक है कि नहीं? नोट करें कि एक में AC बिजली है और एक में क्या है बेटा, DC बिजली है। अब जिसमें AC बिजली है उसको मैंने ये वाला करंट दिया, जिसमें AC बिजली है उसमें मैंने ये वाला करंट दिया। ये करंट था जिसकी पीक वैल्यू 10 एम्पियर थी। ये करंट था जिसकी पीक वैल्यू बेटा क्या थी, 10 एम्पियर थी। और ये वाला था ना, ये वाला, ये मैंने दिया ये वाली वोल्ट वैल्यू, सादा 7.07 एम्पियर DC करंट दे दिया। एक को AC करंट दिया, एक को DC करंट दिया। जो AC करंट था उसकी पीक वोल्टेज वैल्यू ज्यादा थी और जो DC था वो कांस्टेंट था, वो कम था, वो 7.07 एम्पियर था और ये 10 एम्पियर। इन दोनों में रिश्ता क्या है, 10 एम्पियर को √2 से डिवाइड करो तो 7.07 एम्पियर आता है। आप देखेंगे कि सेम टाइम में सेम राइज ऑफ टेम्परेचर पैदा होगा बेटा, सेम टाइम में सेम राइज ऑफ टेम्परेचर पैदा होगा। यानी आप इनको 20 मिनट्स तक गर्म करें, अगर इसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड से उठकर 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया है, तो इसका भी टेम्परेचर 20 मिनट्स में 15 डिग्री सेंटीग्रेड से उठकर 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाएगा। पता चला कि 10 एम्पियर AC करंट उतना ही हीट प्रोड्यूस कर रहा है जितना 7.07 एम्पियर DC करंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो 7.07 एम्पियर DC इज द RMS वैल्यू ऑफ एन AC। और इसको निकालते किस तरह से हैं, इसका कि ये वाली करंट की वैल्यू ले लें 0 और ये 10 ले लें, 0 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर ओवर √2 ऐसे कर लें, तो ये इसकी RMS वैल्यू है। ये इसका फेक प्रूफ है, ये उसका कोई जेन्युइन प्रूफ नहीं है, ये जो मैंने भी ये वाला काम किया। मगर जब भी वो एक्चुअली जेन्युइन मेथड से भी निकालेंगे तो वो यूं आएगा कि ये पीक करंट है, पीक करंट को √2 से डिवाइड कर देने से RMS करंट आ जाता है, और ये पीक वोल्टेज को √2 डिवाइड कर देने से RMS वोल्टेज आ जाती है। और एक टीचर ने इसको इस तरह से भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आपको पता है हाई स्कूल के टीचर ऐसी शॉर्ट खेलते हैं जो मुरवजा फिजिक्स की किताबों में नहीं होती। एक टीचर ने इस तरह से कहा कि ये एक पहाड़ी है 10 एम्पियर की, तो उन्होंने बच्चों से कहा कि यहां से सारी मिट्टी, ये वाली मिट्टी उतार दो, उतार कर यहां भर दो, इधर भर दो, तो ये एक हमवार सी सतह बन जाएगी और ये हमवार सी सतह 7.07 एम्पियर होगी। अब आया है ये बात उनकी सच थी कि नहीं थी, मगर बहरहाल चलती है। तो इस तरह उन्होंने एक इक्विवेलेंट। अब कोई पूछे डिफाइन RMS वैल्यू, डिफाइन RMS वैल्यू, तो आप लिखेंगे RMS वैल्यू of an AC is that DC which will do or produce same work or heat as done by or produced by AC। अब थोड़ा सा इसको और बेहतर कर लेते हैं। RMS value of an AC current is that DC current which will produce same work or heat as done or produced by AC current।
ठीक है कि नहीं। और RMS वैल्यू ऑफ एन AC वोल्टेज is that DC voltage which will do or produce same work or heat as done or produced by AC voltage. और आप एक कह सर तो सकते इसका हैं वैल्यू ऑफ एन AC क्वांटिटी। सर जी जी हाँ सर तो इसका मानिए कि डीसी करंट में ज्यादा कहता है एनर्जी होती है जाहिर है वो कांस्टेंट सेम। होता है ना यार। AC आप देखें, AC जीरो से आप AC इस तरह का, ये हाँ देखिए, सही। जी जी सर, पता है। देखिए ये जीरो फिर 10 0 10 0 ऐसे हो रहा है। तो AC तो DC तो स्मूथ होता है ना, तो इसका मतलब DC इक्विवेलेंट उसका कम होगा। आप जो कहते हैं ना हमारे घरों में 240 वोल्ट आते हैं, आप भी उसका DC इक्विवेलेंट बोलते हैं, जिसको आप RMS वैल्यू। एक्चुअली जो आपके घर में बिजली आ रही है ना, वो 0 से 340 तक जाती है, फिर 340, फिर -340 वोल्ट। आपके घर में जो बिजली आ रही है वो 0 से 340 से 0 -340 फिर 0 इस तरह चल रही है। और जब आप उसको 340 को आप डिवाइड करते हैं √2 से, आप 340 को √2 से डिवाइड करते हैं तो वो आ जाता है 240। और आप जो बोलते हैं कि हमारे घर में 240 वोल्ट आते हैं, तो आप उसका DC इक्विवेलेंट बोलते हैं। ठीक है कि नहीं। अच्छा, अब ये जो मैंने आपको फार्मूला बताया है कि RMS वोल्टेज जो है वो पीक वोल्टेज का √2 है, और RMS जो करंट है वो पीक करंट का √2 है, या जिसको आप 0.707 ऑफ पीक कह लें, या 70% ऑफ 0.707 ऑफ पीक करंट। इसको आप ये भी कह सकते हैं 70.7% ऑफ पीक करंट, पीक वैल्यू। ये रिजल्ट सिर्फ AC बिजली साइनोसाइडल्स के लिए ट्रू है। साइनोसाइडल्स का मतलब क्या है, जो यूं साइन वेव बनाते हो या कॉस बनाते हो उनके लिए। मिसाल के तौर पर ये वाली बिजली देखें, ये बिजली देखें, ये एक खास किस्म का करंट है 3 एम्पियर, फिर -3 एम्पियर, फिर 3 एम्पियर, फिर -3 एम्पियर, यूं। तो ये वाला जो करंट है ये कांस्टेंट है। ये करंट, इस करंट में आप नोट करें कि ये करंट जो मतलब 3 एम्पियर इधर जा रहा है, फिर 3 एम्पियर इधर जा रहा है, फिर 3 एम्पियर इधर जा रहा है, फिर 3 इधर जा रहा है, ये एक स्क्वायर वेव है। ये इसमें इसका इफेक्ट बिल्कुल सादे 3 एम्पियर जैसा ही है। तो इसके ऊपर आप ये वाला वैल्यू नहीं, फार्मूला नहीं लगाएंगे पीक वोल्टेज ओवर √2। इसका RMS इसके पीक के बराबर ही है, 3 एम्पियर जैसा ही है इसका, क्योंकि कांस्टेंट 3 एम्पियर इधर है, फिर कांस्टेंट 3 एम्पियर इधर, कांस्टेंट 3 एम्पियर इधर है। तो ये एक नॉर्मल 3 एम्पियर DC जैसा ही इसका इफेक्ट है। इसके ऊपर आप वो नहीं लगाएंगे जो फार्मूला मैंने आपको ये वाला सिखाया, ये वाला फार्मूला सिर्फ साइनोसाइडल्स के लिए। तो ये थी जी RMS की कहानी, RMS की डेफिनेशन। RMS अभी अगले चैप्टरों में आना है, AC वोल्टेज में आएगा, वहां मैंने इसे पढ़ाना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं जो भी आजकल असाइनमेंट बना रहा हूं ना, उसके साथ RMS या फैराडेज लॉ कनेक्ट हो जाता है। अब ऑलरेडी मैं मैग्नेटिज्म के अंदर से 5-6 असाइनमेंट्स मैंने बना रहा हूं। मसलन मैंने आज आपको, कल मैंने आपको सिर्फ कॉयल से रिलेटेड, मैग्नेट और कॉयल से रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन इकट्ठे करके दिए थे। अब आज जो मैंने असाइनमेंट अपलोड की है वो BIL वाली है। आप पूछेंगे BIL क्या है, जिन्होंने ये टॉपिक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ उनको भी समझ आ जाएगी, कोई बड़ा फलसफा नहीं है। आप लोगों ने O लेवल में ये बात तो पढ़ी हुई है ना कि ये नॉर्थ पोल हो और ये साउथ पोल हो, और बीच में एक वायर पड़ी हुई हो, ये वायर है, ये इसका करंट है, और ये इसमें लेंथ L है, ये इसमें लेंथ L है। तो आपको पता है कि इस वायर को फोर्स लगता है, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर है। F इज प्रोपोर्शनल टू BIL एंड F इज इक्वल टू BIL। ठीक है कि नहीं, ये है। इसका मतलब है जो वायर करंट कैरी करती है उसको जो फोर्स लगता है वो BIL के बराबर होता है, वेयर B इज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, I इज द करंट एंड L इज द लेंथ ऑफ वायर। फिर साथ ही हमने, सर तो कांस्टेंट नहीं है बीच में? इसमें कांस्टेंट 1 है, इसमें कांस्टेंट ओके 1 है। सर। और फिर बेटा इसके BIL के मैंने F इज इक्वल टू BIL के मैंने नोट्स भी आपको अपलोड कर दिए थे, नोट्स अलहदा से सेंड कर दिए हैं, ग्रुप में भी मौजूद हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी मौजूद है, वैसे भी मौजूद हैं, और उसके अलावा गूगल में भी मौजूद हैं। और अब आप क्या कहते हैं, ये देखें, ये वायर है, ये करंट है, ये इस तरह से, ये लेंथ L है इसकी, ये एंगल थीटा है। तो
तो आपको पता है लेंथ की जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। तो फोर्स किसके बराबर होगा? बी आई एल साइन थीटा के बराबर, ठीक है कि नहीं? ये फोर्स किसके बराबर है? बी आई एल साइन थीटा के बराबर है, इस तरह से। और फिर हमने इसी में, उसने पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फोर्स करंट से क्या रिलेशनशिप रखता है जब वायर में, तो सीधी सी बात है, ये ग्राफ मांगा हुआ है, तो आप ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन बना देंगे, करंट बढ़ेगा वायर में तो फोर्स भी ज्यादा बढ़ेगा। और फिर उसने इस थीटा के ऊपर पूछा है कि ये फोर्स इस थीटा से क्या रिलेशनशिप रखता है। ये थीटा जब 90 डिग्री जाता है तो ये फोर्स मैक्सिमम है, और वरना जीरो। ये ग्राफ बनाना है आपने, साइन का 1/4 बना देना। जिस आप कहना, इस ग्राफ के थ्रू आप कहना ये चाह रहे हैं कि जब ये वायर ऐसी होती है और इसमें करंट यू फ्लो कर रहा होता है तो इसमें कोई फोर्स नहीं इसे लगता, ये इसमें कोई फोर्स इसे नहीं लगेगा। इस वक्त इसका वायर की जो लेंथ है और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, उनमें जो एंगल है वो जीरो है। और फिर जब इसी फोर्स वायर को ऐसे कर दिया जाता है, और ये एंगल आप, ये बी है और एंगल 90 डिग्री हो जाता है, तो फिर इसे मैक्सिमम फोर्स लगता है। और इस फोर्स की डायरेक्शन आपको पता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से दी जाती है। ये फोर्स अराइज क्यों करता है? ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ द टू फील्ड्स। ये फोर्स अराइज सर क्यों करता है? ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ द टू फील्ड्स। जी बेटा मैं सुन रहा हूं। सर फोर्स और साइन थीटा का ग्राफ पे स्ट्रेट लाइन होगी? नहीं नहीं नहीं, साइन वाला ग्राफ होगा, अल्लाह के नहीं, तो खाली साइन। साइन हाँ, थीटा। अच्छा जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अगर खाली साइन थीटा और फोर्स हो तो फिर स्ट्रेट लाइन होगी। अब आप देखें ये पेपर में जो अब आपको जो मैंने असाइनमेंट भेजी है ना, अच्छा अब आप देखें थोड़ा सा, ये जरूरी नहीं है कि मेरी जो असाइनमेंट जो उसका पहला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा उसमें फेराडेज लॉ भी आ रहा है, तो अगर वो पार्ट आप छोड़ना चाहें तो छोड़ दें, क्योंकि ज़ाहिर है मैं ऑलरेडी मैग्नेटिज्म से, मैंने आपको बताया ना, मैंने मैग्नेटिज्म का बहुत बड़ा चैप्टर है, उसके अंदर से 6-7 असाइनमेंट्स बना रहा हूँ, और उन असाइनमेंट्स में मैं मजीद सेग्रीगेशन नहीं कर सकता, कुछ पार्ट्स बीच में आ जाते हैं। मसलन आरएमएस मैंने नहीं पढ़ाना था, मगर मैंने जो 10 क्वेश्चन उठाए ना, वो 10 क्वेश्चन सारे के सारे BIL फैमिली में आ रहे हैं, यानी स्ट्रेट वायर के साथ कनेक्ट करके मैंने अपलोड किए हैं, और मार्किंग स्कीम्स भी उनके अपलोड किए हैं। तो उसमें थोड़ा फेराडेज लॉ का कहीं जिक्र आ जाए तो उसको बेशक अगर आपने छोड़ना हो तो बेशक छोड़ दीजिएगा। अब आप आगे चलें। और इसके नोट्स भी मैंने आपको अपलोड कर दिए हैं, उसमें डिफाइन वन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के भी नोट्स आपको बता दिए थे, कल बता दिए थे, और 1 टेस्ला के भी जहां बीच में आए तो वो नोट्स मैंने लिख दिए हैं, डेफिनेशंस। किसी ने कोई और बात पूछनी हो? जी बेटा, किसी ने कोई और बात पूछनी हो तो मैं हाजिर हूं जी। तो बेटा ये इतना ही मैंने उनको पढ़ाया। असल में आज दूसरे लेक्चर में ना वो लाइटनिंग का बड़ा इशू आ रहा था, लाइट बहुत खराब हो रही थी, और वो असाइनमेंट प्रेजेंटेशन में इशू आ रहे थे, तो इसलिए उसमें पढ़ाई बहुत कम हुई है, इतनी ही हुई है जितनी आपने अभी थोड़ी सी देर में पढ़ ली है। मगर मैं आपको वो असाइनमेंट प्रेजेंट करता हूँ आपके सामने। ये देखें, अल्लाह करे कि ये सामने आ जाए, भी ठहरे। ये असाइनमेंट यहां से शुरू होती है। ये अजान जरा खत्म हो लेने दे, फिर मैं बात करता हूँ। ये देखिए, मैं आस्ता आस्ता असाइनमेंट आपके सामने से गुजारता हूँ। अब देखिए, इसमें ये छोटा सा एक पार्ट फैराडे का आ गया 3 नंबर का, ये आपसे हो भी जाएगा, ना चाहे तो कोई मसला नहीं, छोड़ दें इसको। ये मार्किंग स्कीम्स की, ये फिर क्वेश्चन आ गए, ये भी वही ग्राफ जो भी मैंने बताए हैं आपको। टेस्ला की डेफिनेशन मैंने नोट्स में लिखवाई हुई है। ये भी F इज इक्वल टू BIL का बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है कि नहीं? ये इसकी मार्किंग स्कीम, ये फिर BIL का ही क्वेश्चन है सादा, ठीक है कि नहीं है? फिर ये फिर BIL है, ये फिर वही उसी का वो साइन थीटा और वो थीटा और फोर्स का ग्राफ आपने पढ़ा हुआ है पहले से ही। ये फिर BIL का क्वेश्चन है, वायर कैरिंग अ करंट इन मैग्नेटिक फील्ड। ये फिर वही फोर्स का विद रिस्पेक्ट टू टाइम ग्राफ क्वेश्चन पूछा उसने। फिर ये BIL का ही क्वेश्चन है सारा, तो ये आपने बेटा करने हैं, और ये करके बेटा प्लीज, ये फिर BIL का ही क्वेश्चन है। सारे मैंने मैग्नेटिज्म में से BIL के ही मैंने उठाकर आपको दे दिए, तो ये करें आप सारे और करके भेजें,
ठीक है कि नहीं? अगर आप जन्नती बच्चे, शाबाश। तो वापस चलते हैं हम। अब आपको नजर आ रहा है ये बेटा? अल्लाह अकबर अल्लाह। ठीक है भाई, हेलो। जी सर। अच्छा बेटा, मैं भी रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूं यार। जो मैंने वो टेस्ट चेक किए हैं ना, तो वो